गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्बन दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी कार्बनिक यौगिकों के बारे में। हम आज क्लास में चर्चा करेंगे अपने में कि जो दैनिक जीवन में उपयोगी दैनिक जीवन में उपयोगी कार्बनिक यौगिक। देखो बच्चों, दैनिक जीवन में जो उपयोगी कार्बनिक यौगिक हैं उन उपयोगी कार्बनिक यौगिकों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले अपन दैनिक जीवन में जो उपयोगी कार्बनिक यौगिक है जिसका नाम है अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका दूसरा नाम है फ्रीऑन, और इसका एक और नाम है बच्चों जिसको बोलते हैं CFC। ये तीन नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन या फिर CFC। इसमें से अपन किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं, किसी भी नाम से अपन इसको पुकार सकते हैं। अब क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होते हैं वो क्या होता है, तो बच्चों देखो, जो पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन्स होते हैं, पॉलीक्लोरोफ्लोरो जो एल्केन होते हैं उन एल्केन को ही अपन CFC या फ्रीऑन के नाम से जानते हैं। वे एल्केन जो पॉलीक्लोरोफ्लोरो, पॉली का मतलब बहुत सारे, जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़े हुए होते हैं, ऐसी जो एल्केन होती है उस एल्केन को अपन क्लोरोफ्लोरो एल्केन, फ्रीऑन या CFC के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको अपन यहाँ नोट करते हैं, यहाँ लिखते हैं पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन, फ्रीऑन कहलाती है। देखो बच्चों, पॉलीक्लोरोफ्लोरो जो एल्केन होती है वो क्या कहलाती है, फ्रीऑन कहलाती है। इसकी एक और डेफिनेशन है, वो अपन इस प्रकार से देख सकते हैं कि वे अगर किसी कार्बन परमाणु से क्लोरीन और फ्लोरीन परमाणु जुड़ा हो और उससे जो यौगिक बनते हैं वो यौगिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC या फ्रीऑन कहलाएंगे। तो अपन इसकी दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं, यदि यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन परमाणु से क्लोरीन व फ्लोरीन परमाणु के जुड़ने से CFC यौगिक का निर्माण होता है। देखो बच्चों, यदि कार्बन परमाणु क्लोरीन या फ्लोरीन परमाणु से जुड़कर जिस यौगिक का निर्माण करता है उस यौगिक को अपन क्लोरीन फ्लोरीन यौगिक के नाम से जानते हैं। ऐसे यौगिक जिसके अंदर कार्बन के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन यौगिक जुड़े हुए होते हैं, ऐसे यौगिकों को आप किस नाम से पुकारेंगे, उस यौगिकों को आप क्लोरोफ्लोरो या फ्रीऑन के नाम से पुकारेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, उन कार्बन यौगिक होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। तो अपन अगली टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो अपन यहाँ लिखते हैं CFC का निर्माण। CFC के निर्माण के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से CFC का निर्माण होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं, देखते हैं पहले कि यदि अपने कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की जो अभिक्रिया है HF के साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF के साथ जब क्रिया करवाई जाती है, और वो भी किसके साथ, HbCl5 की उपस्थिति में, तो ऐसी स्थिति में किसका निर्माण हो जाता है, क्लोरोफ्लोरो का निर्माण हो जाता है। इसको अपन एक बार नोट करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की जब अभिक्रिया HF के साथ जब करवाई जाती है, CCl4 की अभिक्रिया HF के साथ करवाई जाती है और उत्प्रेरक के रूप में HbCl5
SbCl5 लिया जाता है, तो ये आपके जो फ्लोरीन है उस क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर देता है और इसी जगह पे CCl3F, और यहाँ से क्लोरीन निकल के हाइड्रोजन के साथ जुड़कर HCl के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसके निर्माण की विधि की हम बात करें तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ जब HF की अभिक्रिया करवाई जाती है SbCl5 की उपस्थिति में, तो आपके किसका निर्माण हो जाता है, CFC का निर्माण हो जाता है। और ये जो CFC है इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा ट्राईमेथिल मोनोफ्लोरोमेथेन, और इसका जो जनरल नाम होता है वो जनरल नेम होता है इसका फ्रियोन 11 के नाम से इसको जानते हैं अपन। और इसका जो IUPAC नाम है वो ये होगा, इसका नाम आपको पता है ही, ये होगा टेट्रा क्लोरोमेथेन। CCl4 टेट्राक्लोरो जो मेथेन है उसकी क्रिया करवाते हैं इसके साथ HF के साथ, तो आपके ये प्राप्त हो जाता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण हो जाता है। तो ये इसके निर्माण की विधि होगी। और आपके जो दैनिक जीवन में उपयोगी कार्बनिक यौगिक है क्लोरोफ्लोरो, उसकी डेफिनेशन और उसके निर्माण की विधि हो गई है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, देखो बच्चों, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है उस कार्बन के अंदर आपके क्लोरीन फ्लोरीन के परमाणु पाए जाते हैं। इसके नामकरण की अगर हम बात करें कि क्लोरोफ्लोरो को नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो उसकी अपन यहाँ चर्चा करते हैं। CFC का नामकरण, देखो बच्चों, CFC का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। अभी अपन ने CCl4 के साथ जब HF की अभिक्रिया करवाई तो उस स्थिति के अंदर एक यौगिक बना जिसके बारे में अपन यहाँ लिखते हैं CCl3F। इसका मैंने नीचे आपको अभी याद हो तो मैंने नाम दिया है फ्रियोन 11। इसका IUPAC नाम बताया था कि ट्राईक्लोरो मोनोमेथिल ट्राईक्लोरो मोनोफ्लोरोमेथेन, ये इसका IUPAC नाम है, लेकिन जनरली इसको फ्रियोन 11 के नाम से जाना जाता है। अब ये जो फ्रियोन 11 नाम दिया गया है, इसको ये किस प्रकार से किया गया है, हम इसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे अभी। तो सबसे पहले अपन हम यहाँ बात करते हैं, तो आपको पता है कि जो CFC होता है उसके अंदर आपके कार्बन पाया जाता है, फ्लोरीन पाया जाता है और क्लोरीन पाया जाता है। ये एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है, इसलिए इसके नामकरण के समय अगर हम यहाँ चर्चा करें तो इसका नामकरण करते समय हम ऐसे लिखते हैं, उसके नाम से पहले फ्रियोन लिख दिया जाता है, और फ्रियोन लिखने के बाद ये जो संख्या दी जाती है उस संख्या के लिए एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले को अपन लिखते हैं X, Y और Z। फ्रियोन X, Y और Z के रूप में क्या किया जाता है, ये इसका नामकरण किया जाता है CFC का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये X, Y और Z है क्या, तो अपन यहाँ एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम X की बात करते हैं कि फ्रियोन X है क्या। तो देखो बच्चों, जो क्लोरोफ्लोरो यौगिक होगा, CFC जो यौगिक होता है, उस यौगिक में तो मैं यहाँ लिखता हूँ CFC में उपस्थित, CFC के अंदर उपस्थित जो कार्बन की संख्या होगी उसमें से एक घटाने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी उस वैल्यू को अपन X के नाम से जानेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ CFC में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या से एक कम
देखो x की जो वैल्यू आएगी वो आपके फ्रियोन जो यौगिक होगा उस फ्रियोन यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु की जो संख्या होगी उस कार्बन परमाणु की संख्या से एक कम जो वैल्यू होगी उसको अपन x के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ मैं इसको साधारण रूप से लिख देता हूँ C-1। C का मतलब है कार्बन की संख्या और उसमें से एक कम जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू हो जाएगी। दूसरी जो यहाँ पे डिजिट है वो y है। अब y होगा क्या, उसकी अपन सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं वैल्यू क्या होगी y की। तो y की जो वैल्यू होगी वो होगी CFC में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्लस 1, मतलब जो क्लोरोफ्लोरो यौगिक होंगे उन क्लोरोफ्लोरो यौगिकों में उपस्थित हाइड्रोजन की जो संख्या होगी उससे जो एक अधिक मान होगा उसको अपन किस रूप में लिखेंगे, y के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ CFC में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक अधिक। CFC में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक अधिक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या जितनी उपस्थित होगी उसमें एक जोड़ देना है। तीसरी जो यहाँ पे वैल्यू है वो है जेड। जेड देखो बच्चों किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, जेड यहाँ प्रदर्शित कर रहा है आपके CFC में उपस्थित फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। देखो बच्चों ये आपके जो फ्लोरीन परमाणु होंगे CFC यौगिक में उसकी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को प्रदर्शित करेगा यहाँ पे आपके जेड। ये जो जेड होगा वो आपके CFC में उपस्थित फ्लोरीन के परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो ये ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है जिसका नाम अपन ने फ्रियोन 11 लिखा है वो किस प्रकार से लिखा है इसकी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो CCl3F ये इसका फॉर्मूला है। अब इसके फॉर्मूले से अपने को नाम लिखना है, इसके फॉर्मूले से ये जो सूत्र लगाना है अपने को उस हिसाब से इसके अनुसूत्र से अपने को नाम लिखना है। तो सबसे पहले अपने को लिख देना है फ्रियोन। तो ये मैंने लिख दिया है फ्रियोन। अब फ्रियोन के आगे अपने को क्या करना है, x, y और z लिखना है। x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, ये मैंने अभी आपको ऊपर लिख के बता दी है। अब आपको x की वैल्यू CFC में उपस्थित कार्बन की संख्या में से एक करना है आपको कम। तो आपको क्या करें, इसके अंदर कार्बन की संख्या एक है तो एक में से जब अपन कम करेंगे एक तो कितना हो जाएगा 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। y की जो वैल्यू लिखनी है अपने को, y की वैल्यू क्या है, CFC में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक अधिक। अब यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन संख्या है नहीं, हाइड्रोजन की संख्या है नहीं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। उस 0 के अंदर अपने को जोड़ना है 1, तो ये क्या हो जाएगा आपके कुल y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रियोन की वैल्यू कितनी हो गई 0, फिर 1। फिर जेड की वैल्यू अपने को लिखनी है, जेड की वैल्यू अपने को लिखनी है CFC में उपस्थित फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। यहाँ पे अपन देखें तो फ्लोरीन की संख्या इस यौगिक के अंदर इसमें एक ही है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। तो इस प्रकार से इस यौगिक का जो आपके इस यौगिक का जो अणुसूत्र दे रखा है उसके आधार पे फ्रियोन, इसका नाम होगा फ्रियोन 11। ये 0 वाली संख्या है, शुरू में यदि 0 आता है तो आपको पता है उसको हटा दिया जाता है, तो इसका नाम हो गया है फ्रियोन 11। तो इस प्रकार से इसका ये नाम जो है वो क्या हो गया है, फ्रियोन 11 हो गया है। इसी प्रकार से मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप उसका जो यौगिक का CFC का सूत्र दिया होता है, अणुसूत्र दिया हुआ होता है और आप उसका नाम किस प्रकार से लिखेंगे। देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अपन एक और यौगिक लिख रहे हैं और यौगिक है अपने यहाँ पे C2F2Cl4। इसका अपने को क्या लिखना है, इसका आपको लिखना है बच्चों, क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है। अब नाम किस प्रकार से लिखोगे आप, तो इधर देखिए अपने को सबसे पहले लगा देना है फ्रियोन। तो ये लो मैंने फ्रियोन लिख दिया। अब अपने को x, y और z की वैल्यू लिखनी है। अब x, y और z की वैल्यू अपने को लिखने के लिए ये देखना है कि x क्या है, y क्या है और z क्या है।
एक्स वाई और जेड, ऐसे लिखना है। तो येलो मैंने लिख दिया फ्रियोन, फ्रियोन के बाद अपने को लिखना है एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू क्या है, उसमें उपस्थित कार्बन की संख्या में से एक कम, यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, 2 में से जब अपन एक कम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अपने को y की वैल्यू लिखनी है, y की वैल्यू होगी CH3 में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक ज़्यादा, प्लस ये करना है हाइड्रोजन की संख्या में। यहाँ पे हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 0 है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 हो जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1। अब अपने को जेड की वैल्यू लिखनी है। जेड जो है उस जेड की वैल्यू होगी आपके यौगिक में उपस्थित फ्लोरीन की संख्या। तो इस यौगिक में उपस्थित जो फ्लोरीन की संख्या है वो कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। तो इस प्रकार से इस जो CFC है उस CFC का जो नाम हो जाएगा फ्रियोन 112। तो इस प्रकार से आप बच्चों, आप जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रियोन है, उसके नाम लिख सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपको आ भी गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, उसके बाद आप इसके नाम लिख सकते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। उसके बाद अपन आगे देखते हैं। ये तो था बच्चों यदि आपको अणुसूत्र दिया हुआ हो और उसके बाद आपको जब नाम लिखवाया जाए तो आप इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं। यदि आपको नाम दिया हुआ हो और फिर आपको क्या किया जाए, फिर आपको क्या लिखवाया जाए, आपको उसका अणुसूत्र लिखवाया जाए, तो आपको क्या करना है ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ आपको टॉपिक लगा देता हूँ मैं, नाम से फ्रियोन का अणुसूत्र लिखना, अणुसूत्र लिखना। देखो बच्चों, मैं इसको यहाँ साफ कर देता हूँ और फिर आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ कि जो अभी अपन ने एक्स वाई जेड जो लिखा है उसी हिसाब से इसको अपने को नाम लिखना है, अणुसूत्र लिखना है नाम से। जैसे आपके एक यौगिक है जिसका नाम है फ्रियोन 12, फ्रियोन 12। अब इसको आपको अणुसूत्र लिखना है। अणुसूत्र में अभी आपने देखा कि अपन ने नाम इस प्रकार से लिखा था फ्रियोन, और फिर वो एक्स वाई और जेड, जहाँ पे एक्स की वैल्यू थी कार्बन में से एक क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। वाई की वैल्यू क्या थी, हाइड्रोजन में से अपन क्या कर रहे थे, एक जोड़ रहे थे। और जेड जो वैल्यू थी वो थी फ्लोरीन की संख्या। इस प्रकार से अपन ने लिखा था नीचे। अब अपने को क्या करना है, इसका एक्स वाई और जेड की वैल्यू दी हुई है, अपने को कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या और फ्लोरीन की संख्या नोट करनी है। और फिर जितने बैलेंसी बच रही है उस बैलेंसी को अपने को क्लोरीन से संतुलित कर देना है। अब अपने को क्या करना है, फ्रियोन 12 का अपने को नाम लिखना है। फ्रियोन 12 का नाम लिखने के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले एक्स क्या है। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्लोरीन कार्बन की संख्या एक्स से मिलेगी, वाई से आपको हाइड्रोजन की संख्या मिलेगी, और जेड जो होगा वो फ्लोरीन की संख्या को बताएगा। अब आपको जो बैलेंसी बचेगी उस बैलेंसी को क्लोरीन से पूरी करना है। बची हुई संयोजकता को आपको किससे पूरी करना है, क्लोरीन से पूरी करना है। अब आप किस प्रकार से करेंगे, तो इस प्रकार देखिए यहाँ कि फ्रियोन 12 का सूत्र लिखना है। तो फ्रियोन 12 का मतलब ये ऐसे होगा, क्योंकि 3 डिजिट एक्स वाई और जेड आती है, ये 0, 1 और 2 एक्चुअल मान है इसका। अभी अपन ने 0 हटाया था ना उस एक नाम के अंदर जो फ्रियोन 11 था उसमें, तो इसी प्रकार से ये 3 डिजिट होनी चाहिए एक्स वाई जेड, लेकिन 3 नहीं है, कहने का मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब अपन देखते हैं एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, जब कार्बन में से अपन 1 घटाएंगे। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। आप अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि x बराबर क्या है, C-1, x की वैल्यू आ रही है अपने 0, C -1 है, इसको इधर लेके आएंगे पक्षांतरण करके, तो क्या हो जाएगा C बराबर 1। तो यहाँ पे अपने C की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, C की वैल्यू आ गई है अपने पास 1। अब y बराबर क्या है, y बराबर है अपने H + 1। अब H की वैल्यू, y की वैल्यू अपने पास है 1, तो 1 बराबर H + 1। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पक्षांतरण करना है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये 1 में से 1 चला जाएगा, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0।
और अपन फ्लोरीन की संख्या क्या है, जितनी है जेड बराबर क्या है एफ, और यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है 2, तो एफ बराबर 2 आ गए। तो अपने पास यहाँ पे देखो बच्चों कार्बन की संख्या आ गई है, हाइड्रोजन की संख्या आ गई और फ्लोरीन की संख्या आ गई है। अब अपन सूत्र बनाए इसका, तो देखो कार्बन कितने लिख दूँ मैं, कार्बन लिखूंगा 1, हाइड्रोजन कितने लिखूँ 0, फ्लोरीन कितने लिखूँ, फ्लोरीन लिखूंगा मैं यहाँ पे 2। अब बच्चों आपके बाकी बची हुई बैलेंसी को मैंने कहा था क्लोरीन से संतुलित करना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, शेष संयोजकता क्लोरीन से पूरी करनी है। अब कैसे करनी है देखो बच्चों पूरी, अब ये कार्बन 1 है और एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, ये देखो एक की संयोजकता कितनी होती है कार्बन की 4, यहाँ पे कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब क्लोरीन कितने जुड़ सकते हैं 2 फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देखो इसका क्या अणुसूत्र बनेगा CF2Cl2। तो इस यौगिक का जिसका नाम फ्रियोन 11 होगा उसका अणुसूत्र होगा CF2Cl2। आ गया होगा आपको समझे मेरे हिसाब से। अगर नहीं आया है तो मैं एक एग्जाम्पल और यहाँ लिख देता हूँ और उसके बाद आपको समझने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, फिर मैं आगे दूसरे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। चलिए देखो बच्चों एक फ्रियोन है जिसका नाम है फ्रियोन 113। अब फ्रियोन 113 को आपको क्या करना है अणुसूत्र लिखना है। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू 1, देखो बच्चों इसके अंदर x बराबर तो है आपके 1, y बराबर कितना होगा 1 और z बराबर कितना होगा 3। अब इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करो, x, y और z दे रखा है, c, h और f की वैल्यू इसमें से निकालो इस सूत्र के हिसाब से। देखो x बराबर क्या होगा c माइनस 1, x की वैल्यू आपके 1 है, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, c की वैल्यू होगी, इसको इधर लगाएंगे पक्षांतरण तो ये हो जाएगा आपके 1 प्लस 1, तो आपके कार्बन की संख्या हो गई 2। यहाँ पे कार्बन की संख्या आपके 2 निकल के आ गई है। दूसरे y की वैल्यू निकालें, y बराबर क्या होगा आपके, y बराबर दे रखा है इसमें, y बराबर होता है आपके h प्लस 1 और y की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1, तो 1 प्लस हाइड्रोजन की संख्या H प्लस 1, H इधर लाऊं मैं तो 1 माइनस 1 पक्षांतरण करने पर, और H बराबर क्या हो जाएगा 0, तो H की वैल्यू कितनी आ रही है 0। इधर देखो Z बराबर F, Z की वैल्यू है आपके 3, तो 3 बराबर क्या हो गया फ्लोरीन की संख्या हो गई 3। अब जितनी संख्या आपको मिल गई है उसको आप नोट करो, बच गई जो है उसको आपको क्लोरीन से संयोजकता को क्या करनी है, आपको शेष संयोजकता को क्लोरीन से पूरी करनी है। तो इधर देखिए आप, मैं कार्बन की संख्या यहाँ लिख रहा हूँ 2, हाइड्रोजन की संख्या 0 है इसलिए लिखूंगा नहीं, फ्लोरीन की संख्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3। अब जितनी संयोजकता बच रही है उसको अपने को किससे क्लोरीन से पूरा करना है। अब इसको पूरी करने के लिए आप ऐसे किया करो कि कार्बन की संख्या 2 है तो आप कार्बन को पहले जोड़ेंगे, अकेला होगा तो 1 लिख देंगे, अगर 2 होंगे 3 होंगे तो 3 को जोड़ेंगे आपस में, 2 होंगे तो 2 को जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे मैंने 2 कार्बन को आपस में जोड़ दिया। अब इसकी संयोजकता आप देखिए, इसको पूरी करने के लिए 4 संयोजकता पूरी हो गई, ये दोनों जुड़ने से 1 संयोजकता इसकी पूरी हो गई और 1 इधर हो गई। अब आपके फ्लोरीन है तो आप ऐसे करो, इसको फ्लोरीन को इधर ही जोड़ दो, तीनों को किधर भी जोड़ सकते हैं, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अभी 3 संयोजकता मैंने इधर फ्लोरीन से पूरी कर दी है। अब बाकी जो बची हुई संयोजकता है उसको क्लोरीन से पूरी करनी है। तो देखो Cl 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 कितनी Cl लगी है आपके यहाँ पे, ये है आपके 3 लग रही है। तो मैं इसका सूत्र लिख सकता हूँ CF2C2F2Cl, Cl क्या आएगा बच्चों, यहाँ आएगा 3, ये देखो 3 है इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 3, तो आपके क्या हो जाएगा C2F2Cl3। इस यौगिक का अणुसूत्र हो जाएगा किसका, जिसका नाम है फ्रियोन 113। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपने ये नाम लिखना सीख लिया होगा, घर पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स बुक में देख के उसके प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। फ्रियोन के नाम और नाम से अणुसूत्र लिखना आपको आ गया होगा। ये आपके जो दैनिक जीवन में उपयोगी कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें से पहला था आपके फ्रियोन, वो कंप्लीट होता है। हाँ इसके कुछ उपयोग हैं जो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। अभी इसके 2 उपयोग बच रहे हैं,
उसके बारे में अपन यहाँ लिख लेते हैं कि फ्रीऑन के उपयोग। देखो बच्चों, जो फ्रीऑन है ये प्रशीतक के रूप में काम में आता है। फ्रीऑन के उपयोग, फ्रीऑन के उपयोग की अपन चर्चा करें तो इसका पहला उपयोग होता है प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में मतलब इसको ठंडा करने में इसको काम में लिया जाता है। ये जो गैस होती है CFC, ये पदार्थों को ठंडा करने में काम में आती है। और ये जो ठंडा करते हैं वो किसमें, आपके जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, इसके अलावा आपके शीत गृह, शीत गृहों में ठंडा करने में। देखो बच्चों, ये क्या काम में लेते हैं अपन इसको अपन काम में लेते हैं रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और शीत गृह में ठंडा करने में CFC का उपयोग किया जाता है। अब अपन दूसरा जो दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक है उसकी अपन यहाँ बात करें तो वो है अपने CNG। CNG, इसको अपन, इसका जो पूरा नाम है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कई बार एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका हिंदी नाम है। अब ये होती क्या है, सामान्यतः जो CNG होती है वो CNG एक कार्बन का यौगिक है जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है। और ये जो CNG होती है इसको अपन साथ साथ लिखते जाते हैं, ये कार्बन का एक यौगिक है। कार्बन का क्या है बच्चों, ये कार्बन का ये एक यौगिक है। और इसका जो मुख्य घटक होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि CNG का मुख्य घटक जो होता है वो आपके होता है मेथेन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेथेन होता है। CNG का मुख्य घटक क्या होता है बच्चों, CNG का मुख्य घटक होता है आपके मेथेन। अन्य भी हाइड्रोकार्बन इसमें पाए जाते हैं लेकिन मुख्य घटक मेथेन होता है। शेष अन्य हाइड्रोकार्बन भी पाए जाते हैं। देखो बच्चों, अन्य हाइड्रोकार्बन भी पाए जाते हैं लेकिन इसका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, मुख्य घटक मेथेन होता है। अब अपन देखते हैं कि जब इसका दहन होता है तो इसके दहन के परिणाम स्वरूप कम मात्रा में क्या प्राप्त होती है, दहन में कम मात्रा में CO कार्बन मोनोऑक्साइड व CO2 प्राप्त होती है। देखो बच्चों, यहाँ देखना आप कि जब इसका दहन होता है तो इसके दहन के परिणाम स्वरूप बहुत कम मात्रा के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो प्राप्त होती हैं। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि जो इसका दहन होता है उसके दहन में बहुत कम मात्रा के अंदर आपकी क्या प्राप्त होती है, CO व CO2 प्राप्त होती है। अगर हम और आगे बात करें इसकी तो जो CNG होती है ये प्राकृतिक गैस जो होती है, प्राकृतिक गैस क्या होती है आपके, जो प्राकृतिक गैस होती है जब पेट्रोलियम का निष्कासन किया जाता है तो पेट्रोलियम के निष्कासन के दौरान जो उसकी ऊपर वाली परत होती है पेट्रोलियम की, उस पेट्रोलियम की ऊपर वाली परत के अंदर एक गैस पाई जाती है जिस गैस को प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है। तो उसके प्राकृतिक गैस का ही एक ये रूप है। और इसका जो निर्माण होता है, यहाँ लिखता हूँ मैं इसके निर्माण की विधि, इसका जो निर्माण होता है उस निर्माण की अगर हम बात करें तो जो प्राकृतिक गैस होती है उस प्राकृतिक गैस का उच्च ताप पर संपीड़ित करके, उच्च ताप पर उसको क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। और संपीड़ित करके उसको किस में बदल दिया जाता है, CNG में बदल दिया जाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि प्राकृतिक गैस को उच्च ताप
संपीड़ित करके CNG में बदल दिया जाता है। देखो बच्चों, जब प्राकृतिक गैस को उच्च ताप पर संपीड़ित किया जाता है तो वो किसमें बदल जाती है? CNG में बदल जाती हैं। ये CNG है, आपके पूरा नाम इसका ध्यान रखना, कार्बन का एक यौगिक है, मेथेन इसका मुख्य घटक है और इसके दहन से CO और CO2 की मात्रा कम बनती है। इसलिए ये क्या है? पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि कम मात्रा में CO2 और CO बनती है, इसलिए पर्यावरण के लिए कैसी होती है? हानिकारक नहीं होती है। हम देख रहे हैं आगे इसके निर्माण का उपयोग हो गया। आगे एक गैस और आती है जिस गैस को अपन LPG के नाम से जानते हैं। हम LPG और CNG में तुलनात्मक रूप से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अपन ये पाएंगे कि जो LPG और CNG है उसमें मुख्य रूप से कार्बन के ही ये हैं, लेकिन ये तो क्या है? संपीड़ित है और वो द्रवित गैस है। LPG जो होती है वो द्रवित गैस होती है, जिसका उपयोग आप घरों के अंदर खाना बनाने में, खाना पकाने के लिए जिस गैस का उपयोग करते हैं वो गैस होती है आपके LPG। तो मैं यहाँ नोट करता हूँ आपके कि LPG जिसका पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसको अपन हिंदी में बोलेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जिसको अपन बोलते हैं LPG। ये जो LPG होती है इसका जो निर्माण होता है, उसके निर्माण की हम बात करें तो इसका निर्माण प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जो गैस होती है उस पेट्रोलियम गैस के उच्च दाब पर द्रवित करके किया जाता है। तो इसका लिख देता हूँ मैं, पेट्रोलियम गैस को उच्च दाब पर द्रवित करके उस दाब पे द्रवित करके LPG का निर्माण किया जाता है। देखो बच्चों, जो आपके LPG है उसका निर्माण पेट्रोलियम गैस के उच्च दाब पर, यहाँ ध्यान रखना, उच्च दाब पर द्रवित करके, और उसको अपन ने किया था उच्च ताप पर संपीड़ित करके, उसको लिक्विड फॉर्म में बदल दिया है अपन ने, और उसको अपन ने संपीड़ित किया है उच्च टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और ये है हाई प्रेशर। उच्च दाब पर अपन ने इसको द्रवित करके LPG का निर्माण यहाँ पे कर लिया है। अब अपन तुलना अगर हम करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपके कि जो CNG है, CNG LPG से श्रेष्ठ क्यों होती है, इसकी जो तुलना है वो क्वेश्चन के रूप में कर लेते हैं अपन कि CNG LPG से श्रेष्ठ क्यों है। तो ये श्रेष्ठ होती है CNG LPG से, उसके कारण को अपन नोट करें यहाँ। इसका कारण ये होगा कि जो आपके CNG होती है वो हल्की गैस होती है और जो आपके LPG होती है वो भारी गैस होती है। CNG हल्की गैस होने के कारण ये क्या होती है, ये वायुमंडल में फैल जाती है, ऊपर तक चली जाती है, जबकि LPG भारी गैस होने के कारण नीचे वायुमंडल में ही फैल जाती है। अब यदि किसी कारण से कभी दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना के कारण जब गैस का रिसाव होता है तो CNG ऊपर की तरफ फैल जाएगी, LPG नीचे रहेगी। और जब ज्वलनशील दोनों ही गैसें हैं, दोनों ही गैसें कैसी है बच्चे हुए, ये ज्वलनशील है, इसलिए ज्वलनशील होने के कारण ये LPG से दुर्घटना ज़्यादा होने की संभावना रहेगी, आग पकड़ देगी और नीचे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जबकि CNG क्या होगी, ऊपर चली जाएगी, इससे वो आग नहीं पकड़ेगी, और आग पकड़ेगी भी तो ऊपर वायुमंडल में पकड़ेगी, जिसके कारण जो नुकसान है वो कम मात्रा में होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CNG
एलपीजी से हल्की होती है। सीएनजी एलपीजी से हल्की होती है, जिस कारण इनका रिसाव होने पर सीएनजी ऊपरी वायुमंडल में फैल जाएगी, जबकि एलपीजी नीचे जमा हो जाएगी, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। देखो बच्चों, जब आपकी क्या हो जाएगा, आपके एलपीजी नीचे जमा हो जाएगी और सीएनजी ऊपर चली जाएगी, तो इसकी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब अपन उपयोग देख लेते हैं। उपयोग क्या होता है आपके इसका, सीएनजी का उपयोग। पहला है इसका उपयोग ईंधन के रूप में। इसका पहला उपयोग होता है ईंधन के रूप में, और इसका जो दूसरा उपयोग होता है वो होता है यातायात के साधनों में पेट्रोल व डीजल की जगह। पेट्रोल और डीजल की जगह पर आजकल क्या किया जाने लगा है, ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग किया जाने लगा है। ये जो सीएनजी होती है वो आपके क्या होती है, ईंधन में CO2 की मात्रा कम देती है, CO की मात्रा कम देती है दहन के परिणाम स्वरूप, जिससे क्या होता है, जो वातावरण होता है, जो प्रदूषण होता है वो कम मात्रा में होता है। तो आज का जो अपना टॉपिक है सीएनजी था एक, और एक था अपने फ्रीओन। इन दो के बारे में अपन ने चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बहुलक के बारे में, कार्बन के जो बहुलक होते हैं उनके बारे में। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।